अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना और इस शो में हम आपको बताने वाले हैं बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही अब अगले हफ्ते के लिए क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी, और अगले हफ्ते की तैयारी आपकी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। अनिल जी से बातचीत करेंगे। साथ ही हमारे साथ जो खास मेहमान आज शो में शामिल रहेंगे वो है ब्रोकिंग के संदीप जैन। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। साथ ही रिसर्च टीम है हमारे साथ। आशीष से हम जानेंगे कैसा रहा बाजार का हाल, भारतीय एयरटेल क्यों फोकस में है बताएंगे हमें कुशल गुप्ता। अंबुजा सीमेंट और एसीसी में मजबूती क्यों बताएंगी मानसी, और मानसी से ही जानेंगे अगले हफ्ते के अहम ट्रिगर्स, और अरबिंदो फार्मा के लिए क्या है बड़ा मौका हम जानेंगे सृष्टि शर्मा से। आगे बढ़ने से पहले बाजार का कारोबार सबसे पहले देख लेते हैं। तो बेहतर ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू बाजार में हमने देखा आज शानदार तेजी देखने को मिली। निफ्टी फिर 13,750 के करीब पहुंच गया। वहीं सेंसेक्स ने इंट्राडे में 47,000 का आंकड़ा पार कर लिया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स में 529 अंकों की तेजी के साथ 46,974 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं आईटी और रियल्टी को छोड़कर करीब सभी सेक्टर्स में तेजी रही। बैंक, फाइनेंशियल और फार्मा शेयरों में अच्छी खरीदारी आज के सत्र में देखने को हमें मिली है। वहीं एफआईआईज और डीआईआईज के डेटा पर भी एक नजर डाल लेते हैं। विदेशी संस्थागत निवेशक ने कैश मार्केट में करीब 1,226 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1,898 करोड़ रुपए की आज बिकवाली की है। आज के सत्र के सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन जरा सबसे पहले आज जान लेते हैं शो में, और हमारे साथ यही बताने के लिए आशीष चतुर्वेदी मौजूद है। आशीष, जरा बताएं आज के सत्र में सबसे ज्यादा एक्शन कहां पर देखने को मिला? देखिए, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में तेजी के साथ शुरुआत हुई और बाकायदा हमने देखा कि पूरे ही दिन दोनों इंडाइसेस में तेजी का रुख बरकरार देखने को मिला। और अच्छी बात यह है कि आप देखिए अक्रॉस पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। कैश के स्टॉक्स में मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, और निफ्टी के मुकाबले अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक में आज ज़्यादा बढ़त देखने को मिली। लेकिन सबसे ज़्यादा एक्शन जो है हमने वो स्टॉक्स में देखने को मिला जो हमने आपको जी बिजनेस पर बताया। सबसे पहले देखिए आप बजाज ऑटो स्टॉक, आपको किरण जी ने बताया, यहाँ पर बढ़िया तेजी देखने को मिली। फर्स्ट सोल्यूशंस यहाँ पे बढ़िया उछाल देखने को मिला। ये स्टॉक आपको राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर में बताया गया था। सोनाटा सॉफ्टवेयर आपको सिडानी जी ने बताया। साथ ही एसबीआई लाइफ ये आपको आज के 2000 में बताया गया था, और यहाँ पर भी लक्ष्य हासिल होते हुए नजर आए। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो बैंकिंग और फाइनेंस से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलते हुए नजर आया। आज बैंकिंग में देखें तो प्राइवेट स्टॉक्स में आज एक काफ़ी बढ़िया खरीदारी देखने को मिली। एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और दिग्गज एचडीएफसी बैंक में खरीदारी का रुझान देखने को मिला। चुनिंदा एनबीएफसीज में भी अगर आप देखें तो तेजी देखने को मिली। एचडीएफसी लिमिटेड, बजाज फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर भी खरीदारी का रुझान देखने को मिला। लेकिन खास बात यह कि काफ़ी दिनों के बाद आज कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में बढ़िया उछाल देखने को मिला और तेजी को आउट परफॉर्म किया, लीड किया वर्लपूल ने। यहाँ पर काफ़ी बढ़िया तेजी देखने को मिली। काफ़ी दिनों के बाद सिम्फनी में एक ब्रेकआउट देखने को मिला। सीजी कंज्यूमर में भी अगर आप देखें तो ठीक ठाक खरीदारी देखने को मिली। ऑयल एंड गैस सेक्टर में देखिए सरप्राइजिंग था चेन्नई पेट्रो, यहाँ पर काफ़ी शार्प मूव्स आते हुए देखे दिन के दौरान। जीएसपीएल, ऑयल इंडिया और गुजरात गैस हल्की तेजी के साथ बंद हुए। फार्मा स्टॉक्स में देखिए एक्शन भरपूर है। स्ट्राइड्स फार्मा यहाँ पर बढ़िया तेजी देखने को मिली। जुबिलेंट लाइफ साइंसेज, स्पार्क और हाल ही की जो लिस्टिंग है ग्लैंड फार्मा, यहाँ पर भी तेजी का रुख देखने को मिला। सिर्फ एकमात्र आप आईटी स्टॉक्स को और चुनिंदा रियल एस्टेट स्टॉक्स को देखें तो बाकी हर जगह खरीदारी देखने को मिली। आईटी स्टॉक्स में हमने आपको बताया कि मिड कैप में बढ़िया तेजी थी, लेकिन जो दिग्गज है जैसे इन्फोसिस है, बिरला सॉफ्ट है, साइंट जैसे भी कुछ नाम है, यहाँ पर हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिली। शुक्रिया आशीष, सेक्टर स्पेसिफिक जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। संदीप जैन हमारे आज के एक्सपर्ट का रुख कर लेते हैं। संदीप जी, आज के मार्केट पर आपकी क्या राय है? छोटा हफ्ता जरूर है लेकिन लंबा वीकेंड भी है, और मार्केट के लिए कौन से ट्रिगर्स अब काम करने वाले हैं? साथ ही इंट्राडे खरीदारी सोमवार के लिए कहां पर करने की सलाह देंगे, और हफ्ते भर का नजरिया रखना हो तो कहां पर? या बहुत ही एक्साइटिंग वीक था। वैसे देखिए एक जबरदस्त फॉल के बाद पूरा मार्केट रिकवर किया, और आज तो चौतरफा तेजी थी। सिर्फ आईटी में थोड़ा बहुत लाल निशान देखने को मिले, बट ओवरऑल इट वाज एन एक्साइटिंग वीक। और मुझे ऐसा लगता है कि जो करेक्शन था वो हेल्दी, और कहीं ना कहीं वापस जो बाउंस किया है तो काफी कॉन्फिडेंस लाया। और मिड कैप स्मॉल कैप जबरदस्त चले थे, और वही मेरा काफी फेवरेट स्टॉक्स मैंने वहां से भी रेकमेंड किए हैं। और लास्ट वीक भी जो स्टॉक्स मैंने रेकमेंड किया, मैं एक बार बताना चाहूंगा कि हनीवेल ऑटोमेशन मैंने 32,903 के लेवल्स पे मैंने रेकमेंड किया था, और पिछले 5 दिनों में वो 38,200 के हाईज क्रॉस छू के आ गया, और मैंने टारगेट्स दिए थे 36,900 और 37,500 के। अंबुजा सीमेंट एक रॉकस्टार रहा पूरे वीक का, वो भी एक जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया।
251 की हाई उस दिन छुआ। फॉसेको इंडिया लास्ट वीक कवर किया था, वो इंट्राडे के तौर पे वो 1420 का हाईस क्रॉस किया था। तो ओवरऑल इस वीक के लिए भी, नेक्स्ट वीक के लिए भी मुझे लगता है कि बाइंग करके ही चलना चाहिए। और डाबर इंडिया मैंने इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे मैं लाया हूँ, 514 के लगभग भाव क्लोज हुए थे, 525 530 का टारगेट, 509 का स्टॉप लॉस। और इंट्राडे कैश मार्केट के तौर पे जो पिक लाया हूँ वो है टीटीके प्रेस्टीज। जिस तरीके से आज देखिए सिम्फनी और वर्लपूल चले हैं, मुझे लगता है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ये जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन वाले आइटम्स हैं, जो कंपनीज है, ये लोग अच्छा करेंगे और बहुत लंबा कंसोलिडेशन हुआ है इनमें। और जिस तरीके की रूरल डिमांड देखने को मिल रही है, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स में सेफ्टी भी है। तो 5990 के लगभग सीएमपी था, 5910 का स्टॉप लॉस लगाएं, 6230 6270 का टारगेट्स। और पोजिशनल पिक के तौर पे अगेन मुझे लगता है कि एग्री थीम इंडिया में काफी चलेगी, रूरल थीम, भारत थीम। तो रैलिस इंडिया फैंटास्टिक लेवल्स पे है, ऊपर से करेक्ट किया हुआ है, अच्छे लेवल्स पे है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, 275 के लगभग सीएमपी है, 310 का टारगेट और 259 का स्टॉप लॉस लगाए पोजिशनल पिक के तौर पे। तो इंट्राडे दो पिक संदीप जैन की तरफ से, एक तो डाबर इंडिया में खरीदारी की सलाह वो दे रहे हैं, वहीं टीटी के प्रेस्टीज में एक दिन का नजरिया, वहीं रैलिस इंडिया में हफ्ते भर की खरीदारी का रिकमेंडेशन संदीप जी ने दिया है। आगे बढ़ते हैं और कुछ सेक्टर स्पेसिफिक चर्चा करें तो एयरटेल पर फोकस शिफ्ट करते हैं। ग्राहक लगातार बढ़ रहे हैं जिसके चलते कंपनी काफी ज्यादा फोकस में है, लेकिन क्या सिर्फ ग्राहक बढ़ने की वजह से ही एयरटेल फोकस में है या इसकी कोई और वजह भी है? समझते हैं हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता से। कुशल, जरा बताएं, एयरटेल जो फोकस में आई है वो और किन वजहों से आई है? जी, तो आज टेलीकॉम स्टॉक्स जैसे भारती एयरटेल, रिलायंस जियो में बेहतरीन तेज़ी बनती हुई नजर आई और इसका मेन वजह जो थी वो था अक्टूबर में आया हुआ ट्राई का डेटा। तो अक्टूबर महीने का जो सब्सक्राइबर डेटा है वहाँ पर आप देखिए जो भारती एयरटेल है उन्होंने लगातार तीसरे महीने जो हैं ये एडिशंस करते हुए नजर आए और इस बारी अक्टूबर महीने में ये करीब 37 लाख ग्राहक इन्होंने जोड़े। वहीं अगर आप रिलायंस जियो को देखें तो करीब 22 लाख ग्राहक ही वो जोड़ने में सफल रहे। साथ ही अगर आप देखें तो लगातार तीसरा ऐसा महीना था जहां पर वोडाफोन आइडिया जो है अपनी गिरावट का ट्रेंड जारी रहा। सब्सक्राइबर यहां पर ये लूज करते हुए दिखे, करीब 27 लाख ग्राहक जो है इन्होंने जो है ये विड्रॉ करते हुए दिखे और इसी वजह से अगर आप देखें तो भारती एयरटेल और रिलायंस जियो को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो अब भारती एयरटेल के लिए एक और नया ट्रिगर बन रहा है कि ये टैरिफ हाइक जो है अगर जल्द करते हैं तो Q3 Q4 के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी बेहतरीन साबित होते हुए नजर आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया कुशल, इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए क्विक सजेशन संदीप जी आपसे लेते हैं एयरटेल पर, और इनफैक्ट टेलीकॉम सेक्टर में कोई पसंदीदा स्टॉक है आपका? नहीं, भारतीय एयरटेल ही है और मैंने भी और हमारे पैनल के दिग्गज एनालिस्ट सब ने ही भारतीय एयरटेल को बहुत निचले स्तरों पर रेकमेंड किया और मैंने भी 400 रुपए के लेवल से रेकमेंड कर रहा हूँ बहुत बड़ी करेक्शन के बाद। और देखिए बहुत ही एनकरेजिंग फिगर है कि अक्टूबर के नंबर्स भारतीय एयरटेल के लिए, और एक तरीके से आइडिया के नेगेटिव नंबर्स थे और भारती के सबसे ज्यादा अच्छे नंबर्स थे, और जियो तो ऑलरेडी काफी हद तक प्राइस में डिस्काउंटेड हो चुका है, रिलायंस ऑलरेडी बहुत बड़ा परफॉर्मर है। सो भारती एयरटेल ओवरऑल टेक्निकली भी स्ट्रांग है, फंडामेंटली भी स्ट्रांग है, फिर आगे आने वाले दिनों में 5G को लेकर भी पूरा माहौल बना रहेगा। सो ओवरऑल आई एम क्वाइट बुलिश एंड मुझे लगता है कि बाय और डिक्लाइंस की रणनीति भारतीय एयरटेल पे बनाएगा। तो चलिए, तो भारतीय एयरटेल की बात हो गई, ऑरबिंदो फार्मा की भी जरा चर्चा करें। कोरोना वैक्सीन के लिए ऑरबिंदो फार्मा का प्लान भी तैयार है और कंपनी ने इसके लिए यूएस की कोवैक्स के साथ करार किया है। अब ऑरबिंदो फार्मा के लिए कैसे ये बड़ा मौका साबित होगा, सृष्टि से पूरी ये रिपोर्ट समझते हैं। सृष्टि, जरा बताएं। ऑरोबिंदो फार्मा की तरफ से एक बड़ी पॉजिटिव खबर आई है। ऑरोबिंदो फार्मा ने यूएस की कंपनी कोवैक्स के साथ कोरोना वैक्सीन के लिए करार किया है। ये जो वैक्सीन है फिलहाल अभी फेज 1 में है, पर जनवरी महीने में ही इसका फेज 2 और फेज 3 ट्रायल भी शुरू होने वाला है। और अगर ये वैक्सीन सफल होती है तो ऑरोबिंदो फार्मा इसे भारत समेत यूनिसेफ संगठन के जितने भी देश है वहां पे ये वैक्सीन सप्लाई कर सकता है। कोवैक्स कंपनी ने अभी हाल ही में कुछ डेवलपिंग नेशंस के साथ डील भी की है। करीब 14 करोड़ वैक्सीन के लिए ये डील की गई है।
जिसकी डील वैल्यू करीब 280 करोड़ डॉलर बता रहे हैं। तो ये ऑरोबिंदो फार्मा के लिए एक बड़ा मौका है, जहां पे ये अपनी कोरोना वैक्सीन की क्षमता को लेकर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। ऑरोबिंदो फार्मा ने पहले ही बताया था कि वो कुछ क्षमता विस्तार कर रहे हैं अपनी कोरोना वैक्सीन के लिए ही। उन्होंने करीब 275 करोड़ का निवेश करने की योजना बनाई है। मौजूदा उनके पास करीब 22 करोड़ डोज के उत्पादन की क्षमता है, पर आगे जाके वो इसे करीब 48 करोड़ तक लाने का विचार कर रहे हैं। और उनका कहना है कि जून 2021 तक इनके जो क्षमता विस्तार है वो पूरा होता हुआ नजर आएगा। सिर्फ ये ही नहीं, ऑरोबिंदो फार्मा कुछ 2 रिसर्च भी चालू रख रहा है कोरोना वैक्सीन को लेकर। पर आज के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर ये है कि ऑरोबिंदो फार्मा ने यूएस कंपनी के साथ ये करार किया है, और अगर ये वैक्सीन सफल होती है तो ऑरोबिंदो फार्मा के लिए एक बड़ा मौका है। शुक्रिया सृष्टि इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका। संदीप जी, ऑरोबिंदो फार्मा क्या व्यू रखा जाए? ये बिल्कुल आई लाइक द कंपनी, और मैंने इसी शो में निचले स्तरों पे भी रेकमेंड किया हुआ है, और फार्मा स्टॉक्स में काफी स्टॉक्स रेकमेंड किए। सेक्टर बहुत फेवरेट है मेरा, और ऑरोबिंदो फार्मा इज वन ऑफ द बिगेस्ट फार्मा कंपनीज एंड वैल्यूएशंस अभी भी सस्ते हैं। डेट्स को लोग रिड्यूस कर रहे हैं, क्षमता विस्तार भी कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो वैक्सीन वाली न्यूज भी वो भी काफी इनफैक्ट फेवरेबल न्यूज है कंपनी के लिए। तो जिन्होंने ले रखा वो बिल्कुल होल्ड करें, और जिनको लेना है वो बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनाएं और स्टैगर्ड वे में खरीदने की कोशिश करें। तो जिनके पास है ऑरोबिंदो फार्मा, उन्हें होल्ड करने की सलाह हमारे एक्सपर्ट संदीप जैन की। चलिए अब जानते हैं कि अगले हफ्ते बाजार की नजर किन ट्रिगर्स पर रहेगी। अहम इवेंट्स बताने के लिए मानसी आपके पास हम आ रहे हैं। अगले हफ्ते के अहम इवेंट्स क्या होने वाले हैं? आने वाला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कई सारे ट्रिगर्स हैं जिस पर फोकस करना होगा। सबसे पहले 29 दिसंबर की बात करेंगे। गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक होने जा रही है। विप्रो 29 दिसंबर से 11 जनवरी तक बायबैक खुलने जा रहा है। 30 दिसंबर के दिन यूनियन बैंक के लिए इंपॉर्टेंट दिन है। शेयर धारकों के साथ बैठक में एफपीओ, राइट इशू या क्यूआईपी पर चर्चा हो सकती है। मयूर यूनिकोटर्स का बायबैक भी 30 दिसंबर को खुलेगा। वहीं 31 दिसंबर की अगर बात करें, कई सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं जो कि 31 दिसंबर को है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख है। वहीं बैंक्स फोकस में रहेंगे क्योंकि एक्सटेंडेड पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम की समय सीमा भी 31 दिसंबर को खत्म होने जा रही है। एमटीएनएल बॉन्ड के जरिए 2138 करोड़ जुटाने की योजना बना रहा है। बोर्ड मीटिंग होगी और शेयर होल्डर्स का अप्रूवल इस बोर्ड बैठक में लिया जाएगा। 1 जनवरी नए साल का स्वागत करेंगे हम 2021, और न्यू ईयर के साथ ही कई सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स भी हैं। दिसंबर ऑटो बिक्री के आंकड़े आते हुए दिखेंगे। ऑटोमोबाइल कंपनियां गाड़ियों के दाम बढ़ाएंगी। महाराष्ट्र में स्टैंप ड्यूटी की नई दरें जो हैं वो लागू होती हुई 1 जनवरी से होती हुई दिखेगी। वहीं टीसीएस का बायबैक इसी दिन बंद होगा। बायबैक की साइज 16,000 करोड़ रुपए है। बायबैक का प्राइस जो है 3,000 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। और अंत में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड बायबैक की रिकॉर्ड डेट 1 जनवरी तय की गई है। कुल 6,98,000 का बायबैक है ये। अगले हफ्ते के अहम इवेंट्स बताने के लिए मानसी आपका शुक्रिया। आइए अब देखते हैं शर्मा जी का ऑप्शन। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के बीके शर्मा जी हमारे साथ है फोन लाइन पर। शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। अब आज बम्पर कमाई का कौन सा ऑप्शन बताने वाले हैं आप? जी नमस्ते स्वाति जी, आपको और आपके उत्साही दर्शकों को। सन फार्मा और बजाज फाइनेंस 2 निफ्टी के स्टॉक में लेकर आया हूँ जिनके अंदर ऑप्शन खरीदे जा सकते हैं ट्रेडर्स के लिए। तो सन फार्मा 600 की कॉल दिसंबर की ली जा सकती है 7.25 पे। स्टॉप लॉस रहेगा 4.50 और टारगेट रहेगा इसका 12 रुपए। उसी के साथ बजाज फाइनेंस 5,200 की कॉल ली जा सकती है इसी महीने दिसंबर की करीब 80 रुपए पे। स्टॉप लॉस रहेगा 55 रुपए, टारगेट रहेगा इसका 135। सभी दर्शकों को क्रिसमस की अग्रिम शुभकामनाएं। और जो लोग पीड़ित हैं नानक देव जी की, जो हमारे गुरु नानक जी के बेटों को लेके जिन्होंने अपना बलिदान दिया था, तो उनके लिए भी मेरी सहानुभूति है। नमस्ते और जय हिंद। बहुत शुक्रिया आपका शर्मा जी, आप शो में आज शामिल हुए आप ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए। आइए अब जानते हैं अगले हफ्ते बाजार पर क्या आप बनाए स्ट्रैटेजी। सीधे रुख करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी का। अनिल जी, अब लंबे वीकेंड के बाद सोमवार को जब बाजार खुलेंगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स क्या होंगे?
सोमवार को जब भारतीय बाजार खुलेंगे तो लंबे वीकेंड के बाद, और ये लंबा वीकेंड न सिर्फ हमारे बाजारों के लिए बल्कि दुनिया भर के बाजार 3 दिन की छुट्टी के बाद खुलते हुए नजर आएंगे, तो एक्शन भरपूर रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि साल का आखिरी हफ्ता है, काफी लोग छुट्टियों पर रहते हैं, वॉल्यूम्स कम हो सकते हैं, लेकिन इस तरह के तेजी के माहौल में कहीं न कहीं से पार्टिसिपेशन आ ही जाता है और वो पूरा रहने की उम्मीद भी है। अब सपोर्ट लेवल निफ्टी पर धीरे धीरे मजबूती की तरफ और ऊपर बढ़ रहे हैं। 13,600 13,625 तुरंत प्रभाव से निफ्टी के लिए सोमवार को सपोर्ट का काम करेगा, और कमजोरी तभी होगी जब निफ्टी 13,600 के नीचे ट्रेड करने की शुरुआत करे। 13,777 लाइफ टाइम हाई है, उसके बेहद करीब है, और पूरी संभावना है कि इस लाइफ टाइम को हाई को पार करके बाजार और मजबूती दिखाए। तब 13,800 पार करने के बाद बाजारों का रुझान आगे 13,900 14,000 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो अच्छी तेजी और होने की संभावना है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 30,000 के पार निकलकर जो बैंक निफ्टी ने अच्छा एक आपको ब्रेकआउट दिया है, 29,950 30,200 बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा सोमवार को भी, और ऊपरी स्तरों पर बैंक निफ्टी भी 30,750 से 30,950 की रेंज में जाने को तैयार है, जो और यहां से मजबूती दिखा सकता है। लेकिन इसके अलावा कैश मार्केट के स्टॉक्स यहां पर भरपूर एक्शन रहेगा, और यहां पर अब भी और खरीदारी होने की पूरी संभावना आप देख सकते हैं। तो यह है पूरा का पूरा एक्शन भारतीय बाजारों का, जो आपको सोमवार को भी देखने को मिलेगा, और अभी तक जो संकेत है उसके मुताबिक तेजी और आगे बढ़ने की पूरी बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका सोमवार की स्ट्रैटेजी बताने के लिए। आइए अब सोमवार के लिए ऑप्शन की स्ट्रैटेजी समझते हैं। हमारे साथ है कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान। श्रीकांत जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। सोमवार को ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कहां बनाएं? मानसी, देखिए, वैसे मार्केट में अगर आप देखें तो बिल्कुल अच्छी तेजी बनी है, और इसमें काफी सारे दिग्गज स्टॉकों का भी, कंपनियों का भी एक समावेश हो रहा है। तो देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि टाटा स्टील जो है वहां पे हमें एक कॉल ऑप्शंस लेके एक अच्छी तेजी बना सकते हैं, क्योंकि वहां पे अच्छी तेजी समझ आ रही है। 610 के टाटा स्टील के कॉल ऑप्शंस बाय किए जा सकते हैं, खरीदे जा सकते हैं, जो तकरीबन 20-22 के करीब अभी चल रहे हैं। यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 5 रुपए का, और हम टारगेट रखेंगे 50 रुपए से लेकर 55 रुपए के। तो एक 50 रुपए के टारगेट के लिए बिल्कुल टाटा स्टील के 610 के कॉल ऑप्शन लिए जा सकते हैं। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने काफी लंबे अरसे के बाद एक ब्रेकआउट फॉर्मेशन किया है, तो यहाँ पे 2000 के स्ट्राइक प्राइस के जो कॉल ऑप्शन है वो तकरीबन 30 रुपए के करीब अवेलेबल है। यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 15 रुपए का, और हम टारगेट यहाँ पे सोच रहे हैं 60 रुपए के करीब के। लगता है कि शायद रिलायंस 2030 या 2040 के लेवल्स को छू सकता है आने वाले हफ्ते में। जी मनसी जी, बहुत शुक्रिया श्रीकांत जी सोमवार की ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए और हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। यहाँ पर हम आपसे समझना चाहेंगे संदीप जी की लंबी अवधि की खरीदारी अगर किसी को करनी हो तो कहां पर व्यू रखने की सलाह देंगे आप? बिल्कुल, देखिए, जीएनएफसी एक बेहतरीन फर्टिलाइजर, केमिकल्स और इवन थोड़ा बहुत आईटी में भी प्रेजेंस है इस कंपनी का, वो स्टॉक मैं लाया हूं आज। और ये स्टॉक मैंने पहले भी रेकमेंड किया हुआ है अपने चैनल पे, और सितंबर के क्वार्टर के पहले की बात थी वो, और उसके बाद सितंबर के क्वार्टर्स वर वेरी गुड। एंड अब ऐसा लगता है कि जिस तरीके से ऊपर के लेवल से करेक्ट हुआ, थोड़े बहुत स्टॉक्स मिड कैप्स वगैरह सब करेक्ट हुए थे, अभी जो करेक्शन आया था, एक फॉल आया था, तो उसकी वजह से और भी अपॉर्चुनिटीज और बेहतर हो गई है। और सबसे बढ़िया बात है 6-7 के पी मल्टीपल पे स्टॉक है, और आप देखिए करीब 3300 करोड़ की मार्केट कैप है, मगर 500 करोड़ के लगभग कंपनी सालाना कमाती है। और फर्टिलाइजर सेक्टर ओवरऑल बहुत अच्छा करेगा। देखिए जिस तरीके का मॉनसून था, खारीफ की फसल अच्छी गई, रबी की बिजाई भी बहुत अच्छी हो रही है। सो आई एम वेरी बुलिश ऑन द फर्टिलाइजर सेक्टर। ऑलरेडी चंबल है, आरसीएफ है, कोरोमंडल है, सब ये भी रेकमेंड करते हैं और बहुत सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सरकार डीबीटी पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, तो वो भी एक बहुत बड़ा इन कंपनियों की बैलेंस शीट्स के लिए बहुत बढ़िया रहता है। फिर केमिकल्स में बहुत अच्छा रेवेन्यू स्ट्रीम इनका है और काफी कैश एक्रू होता है। डेट फ्री कंपनी है। सितंबर 2019 में 85 करोड़ का पैट था, तो इस बार सितंबर 2020 वाले सितंबर क्वार्टर में 141 करोड़ के लगभग। डिविडेंड अच्छा खासा देती है कंपनी, 2.3% का डिविडेंड यील्ड है। प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल 0.62 ओनली, यानी कि 350 रुपए की बुक वैल्यू उसके सामने 217-220 के लगभग की प्राइसेस है। सो आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक, और मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइप की वैल्यू इन टाइप के मार्केट्स में खरीदना चाहिए, जहां मार्केट्स बहुत चल चुके हैं, तो थोड़ा बहुत आपको सेफ्टी के साथ खेलना है। तो ये आईटी, फार्मा, एफएमसीजी और फर्टिलाइजर्स, एग्रीथीम, ये सबको हम रेकमेंड कर रहे हैं। सो दिस इज अ ग्रेट स्टॉक एंड आई फील
कि इस स्टॉक को 270 से 290 के टारगेट के लिए आराम से लिया जा सकता है। लंबी अवधि की खरीदारी जीएनएफसी में करने की सलाह संदीप जी की। संदीप जी, जिससे पहले हम आपको शुक्रिया कहें, आखिरी सवाल आज के शो में आपके लिए रहेगा, क्योंकि अगला हफ्ता साल का आखिरी हफ्ता है, 2020 को हम अलविदा कह देंगे, तो क्या खास अगले हफ्ते में रह सकता है? बाजार को फोकस कहां पर रहने की उम्मीद है? नहीं, बिल्कुल देखिए, बहुत ही एक्साइटिंग वीक रहने वाला है और ये तो कर्टन वीक था। नेक्स्ट वीक हालांकि देखिए थोड़ा, जैसा अनिल जी ने कहा कि नेक्स्ट वीक में थोड़ा हॉलीडे मूड भी आ जाता है, थोड़ी बहुत स्पिन ट्रेडिंग होती है, बट फिर भी मैं यही कहूंगा कि ओवरऑल जो थीम पे हम चल रहे हैं, मुझे लगता है कि जिस तरीके से फर्टिलाइजर स्टॉक्स बंद हुए हैं आज, जिस तरीके से आईटी है, फार्मा है, आईटी थोड़ा सा जरूर से करेक्शन है बट बायबैक है टीसीएस का, और सो ओवरऑल आई एम क्वाइट बुलिश ऑन दीज डिफेंसिव सेक्टर्स एंड एग्री थीम, एंड मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल इन स्टॉक्स में काम करना चाहिए और कहीं ना कहीं बाइंग करें और बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति ही अपनानी चाहिए। एंड मार्केट्स आर वेरी रेजिलिएंट और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला साल भी अच्छा ही जाए और वैल्यू और क्वालिटी के साथ रहें, बिल्कुल पैसा बनेगा। जी बिजनेस पे जो हम रेकमेंड करते हैं, बहुत रिसर्च के साथ लाते हैं, आज भी जो स्टॉक्स लाए हैं और ओवरऑल मेरे साथ मेरे सारे पैनल मेंबर्स सब लोग बहुत रेकमेंड करते हैं अच्छे स्टॉक्स। So follow Z Business and you will make money in the new year also. And happy Christmas and happy New Year in advance. थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया संदीप जी, आप हमारे साथ शो में शामिल हुए, और साथ ही हमारे तमाम रिसर्च एनालिस्ट सहयोगियों का भी शुक्रिया हम तक एक्सक्लूसिव खबर पहुंचाने के लिए। आज शो में बस इतना ही।